Hi everyone, my name is Anjali and I'm fourth year BSMS student from ISER Bhopal. I'm from biological science majors. You all know me. So today we have a special guest you all can see. So he's Kanishk Bhaiya and he has secured All India 44 rank in CSIR net. So in this video, Bhaiya will guide all of us in this journey of CSIR and he's also biological science means he's from biological science only. He's my senior here, so I think that he's the best person to guide all of us. Hello bhaiya. Hello. So can you give a brief introduction of yours? My name is Kanish Sharma. Right now, I'm doing MSc Biotechnology from IISER Bhopal, and I've done my graduation from Sri Venkateswara College, Delhi University. Thank you bhaiya. So can you tell us about CSIR briefly? What is that exam? CSIR बेसिकली एग्ज़ाम है जो कि कोई भी अगर स्टूडेंट देता है तो वो पीएचडी में एनरोल कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उसमें, बट जो सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है कैटेगरी 1, वो जेआरएफ के लिए होती है, जिसमें आप पीएचडी के साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। Okay. So what is the paper pattern of CSIR? पेपर पैटर्न में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। सेक्शन बी समवॉट लर्निंग टाइप होता है, उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस उसमें फ्रेम होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। आपको जो आपकी नॉलेज है उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है। सेक्शन सी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज उसी की होती है। एक क्वेश्चन लगभग 4 मार्क्स का होता है, जबकि सेक्शन बी में और सेक्शन ए में दोनों में ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन सी जो है वो सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल जो है वो पार्ट आपका रिक्वायर करता है। तो ये तीनों सेक्शंस ब्रीफली है जो कैटेगरी में डिवाइड है। सो भैया सेक्शन ए को कैसे करना है? बिकॉज यू टोल्ड दैट उसमें मैथमेटिक्स होता है. सो इस उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा? नहीं, मतलब अगर आप पीवाईक्यूज करते हो जो सेक्शन ए के, तो अभी का जो करंट पैटर्न चल रहा है वो है कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस जो है आप लगभग 10 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस रखते हो पिछले 5-6 सालों की। मैंने भी जो है सिर्फ 15 में से 11 क्वेश्चन ही किए थे, और उसमें से मेरा एक गलत हुआ, तो बाकी जो 3-4 क्वेश्चन थे वो मैथमेटिकल थे। मीन मतलब वो भी कर सकते हो आप, अगर आप करना चाहो तो थोड़ा और एफर्ट डाल के मीन मीडियम मोड टाइप के क्वेश्चंस, बट मैंने पुट नहीं किया था। मैंने जनरल जो मेरी मैथमेटिकल रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है उस बेसिस पर ही सेक्शन अटेम्प्ट तो किया। वो 11th 12th का मैथ्स नहीं होता है? नहीं, 11 12 का मैथ्स मैथ्स बहुत बेसिक, वही मैं बता रहा हूँ, मीन मीडियम मोड टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर आप उतना भी कर लोगे तो शायद आप 15 में से 13-14 क्वेश्चन भी कर लो वहाँ पर। थैंक यू भैया. सो भैया ये एग्जाम देने का बेनिफिट क्या होता है? जॉब्स मिलते हैं या फिर सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस के लिए? एक तो आपके, अगर आप इंडिया में मतलब स्टे कर रहे हो तो आपके वो रिज्यूमे में भी ऐड होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जो है जाओगे, चाहे आप टीचिंग की फील्ड में जाओगे या आप पीएचडी करोगे, तो उसके उसमें भी आपको हेल्प करेगा ये। उसमें ही मेजरली हेल्प करता है, ज़्यादातर लोग पीएचडी ही करते हैं सीएसआईआर नेट क्लियर करने के बाद। लेकिन अगर फिर भी आपका मन नहीं है पीएचडी करने का, या आपके कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बनते हैं, देन यू कैन ऐड दिस टू योर सीवी एंड यू कैन गो इन सम अदर फील्ड्स। जैसे कि मैं तो अदर फील्ड में टीचिंग जानता हूँ, या बाकी एरिया में आर एंड डी, बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी आप जो अदर एरियाज में एक्सप्लोर कर सकते ओके. सो भैया सीएसआर सिलेबस इज ह्यूज, हम सब जानते हैं. हो। तो पहले जब मैं सीनियर से बात करती थी तो उन लोगों का रहता था कि इतने यूनिट्स कर लो तो हो जाएगा. तो अभी लेटेस्ट क्या ट्रेंड है और हमें कितने यूनिट्स टारगेट करने चाहिए? सी एस आई आर के लिए 13 टोटल यूनिट्स हैं, जिसमें से अभी की जो करंट रिक्वायरमेंट है वो आप 10 to 11 यूनिट्स कवर करके चलो। सिर्फ 1 या 2 यूनिट छोड़ दो जो कि आपको लग रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जैसे कि, और कोई भी यूनिट छोड़ो तो उसको कम्प्लीटली ही छोड़ना। ऐसा नहीं है कि आप उसको थोड़ा बहुत कर लो और थोड़ा बहुत कुछ और। अगर आपको इकोलॉजी छोड़नी है तो फिर आप इकोलॉजी पूरी तरीके से छोड़ो। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें थोड़ा कर लिया थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि एक तो आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है उसमें, ऊपर से अगर उससे क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आपको एक तरीके से लॉस है। तो मिनिमम जो मैंने यूनिट्स कवर की थी वो लगभग 11 यूनिट्स कवर की थी। मैंने माइक्रोबायोलॉजी पूरी तरीके से छोड़ी थी, और मैंने एनिमल फिजियो ह्यूमन फिजियोलॉजी छोड़ी थी। इसके अलावा मैंने लगभग सारी यूनिट्स कवर की थी। लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है उसमें यही करना बेस्ट है, क्योंकि पहले 6 से 7 यूनिट से मेजरली क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सीएसआईआर लगभग हर यूनिट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा ओके. सो भैया यू आर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी फील्ड ना, है। अभी यहाँ हाँ, पे? एमएससी तो बायोटेक कर रहा आपने सारा यूनिट्स अलग से पढ़ा, सीएसआर के लिए प्रिपेयर किया? नहीं, कुछ यूनिट्स जो थी जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, सेल सिग्नलिंग, ये मैंने भी पढ़ी। प्लस जो कोर्स वर्क में था उसमें भी ये सब था ही हमारे। तो एक तरीके से रिवीजन या नए कंसेप्ट किसी प्रोफेसर ने बताए, तो उसके अकॉर्डिंग 4-5 यूनिट ये चली, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, सेल सिग्नलिंग, टेक्निक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारा एक कोर्स वर्क में, वो भी काफ़ी हेल्प किया था। बट कुछ यूनिट्स हैं जो कि
एटलीस्ट एमएससी बायोटेक के एरिया से अलग हैं एज कम्पेयर टू अगर आप बीएसएमएस यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ यूनिट्स यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी जो एमएससी बायोटेक को नहीं मतलब उनके डिपार्टमेंट इलेक्टिव में कोर कोर्स में नहीं है, तो जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, जैसे कि इकोलॉजी, एवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये अगर आप एज अ बीएसएमएस स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो वो आपको एक एज देगा, क्योंकि हमने ये अलग से पढ़ी, हमें हमारे कोर्स वर्क में नहीं था। अच्छा, तो भैया हम लोग को आप कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स बता सकते हैं या अ, फिर सब कुछ पूरा हाँ, ही? लगभग सब कुछ ही अब इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ऐसा मतलब इफ़ यू आर मतलब अगर आप सेल बायो करोगे तो आप टेक्निक्स के बिना नहीं कर सकते। और अब जो पैटर्न लेटेस्ट चल रहा है वो यही है कि वो इंटरमिक्सिंग ऑफ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा। एक सेक्शन सी का क्वेश्चन आएगा, उसमें सेल बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होगी स्टेटमेंट्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होगी और टेक्निक्स भी इन्वॉल्व होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी यूनिट स्किप आप नहीं कर सकते ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। तो हाँ, ये है कि अगर आप इकोलॉजी छोड़ रहे हो देन इट विल नॉट इंटरफेयर इन दीज टाइप्स ऑफ यूनिट, जैसे कि मॉल बायो सेल सिग्नलिंग टेक्निक्स, इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इवोल्यूशन छोड़ रहे हो नहीं करेगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी करोगे नहीं, लेकिन ये 6-7 यूनिट जो है सेल बायो, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक्स, ये आपको सारी करनी पड़ेंगी, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते। तो भैया कैन यू सजेस्ट अस सम बुक्स फॉर सीएसआर प्रिपरेशन? सी एस आई आर की प्रिपरेशन के लिए सेल बायो ब्रूस एल्बर्ट से आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी है उसमें। सेल सिग्नलिंग के लिए भी लगभग वही बुक मैंने पढ़ी थी, क्योंकि हमारे कोर्स वर्क में भी वही इन्वॉल्व थी। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनेंजर सबसे बढ़िया है, लेनेंजर से और कोई बढ़िया बुक आपको मिलेगी नहीं। और टेक्निक्स आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो फॉर बुक। जितना आप, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा हो किसी भी जो है कंपनी का, या अगर आप यूट्यूब से भी फ्री में पढ़ते हो, दैट इज मोर बेटर देन रीडिंग बुक एंड टेक्निक्स। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इफ यू हैव टाइम देन यू कैन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स। या प्लांट फिजियोलॉजी भी, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी टेजन में बहुत अच्छी एक्सप्लेन्ड है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए भी स्टैंडर्ड बुक है कोई ना कोई, इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए भी है, तो वो आप देख सकते हो। बट मैं कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सब्सक्रिप्शन या तो किसी, या फिर आप किसी जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि फ्री कंटेंट देते हैं उन पर भी रिलाई कर सकते हो। तो भैया जेआरएफ कितने रैंक तक मिलता है? जेआरएफ लगभग 250 रैंक तक मिलता है, 250 के आसपास, 250 से 300 के बीच में फिगर और आती जेआरएफ और एलएस में क्या फर्क है? है। जेआरएफ जो है उसमें आपको पीएचडी में स्टाइपेंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो एजेंसीज अलग हो सकती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं, कुछ को सीएसआईआर देता है, कुछ को यूजीसी अलॉट करता है। लेकिन जो एलएस है उसमें आपको पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो करने के लिए, लेकिन आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ओ। तो आप, और आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई कर जाते हो उसमें, आपको उसको उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से। अब जैसे आईआईटीज हो गए, आइजर्स हो गए, इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो है, इफ़ यू आर गुड इन वर्किंग लैब्स और आप इंटरव्यू क्रैक करते हो और प्रोफेसर को आपका जो इंटरव्यू पसंद आता है, देन द इंस्टीट्यूट विल गिव आपको स्टाइपेंड एज सेट बाय द प्रोफेसर। तो भैया आप तो यहाँ हम लोग के साथ आइजर में पढ़ रहे हैं, तो आपको तो हम लोग का करिकुलम भी पता है। तो यहाँ के बच्चों के लिए आइजर का जो करिकुलम है, इज इट इनफ फॉर सीएसआईआर अगर हम लोग अलग से ना पढ़े तो? नहीं, आइजर का करिकुलम इज नॉट इनफ फॉर सीएसआईआर, बट वो एक एडिशनल एज जरूर देगा आपको, क्योंकि आप एटलीस्ट सभी चीज़ों से अवेयर हो जाओगे कि आपको, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको सी एलिगेंस भी पढ़ना है, आपको फ्रॉग भी पढ़ना है, तो आप क्या क्या पढ़ना है इससे अवेयर हो जाओगे। प्लस प्रोफेसर भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करवाते, वो सिलेबस ओरिएंटेड, जो सिलेबस डिजाइंड है वो ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है। तो अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप सीएसआईआर के सिलेबस को अपने साथ रख के, क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस तो अवेलेबल ही है वेबसाइट पर, तो क्या आपने कवर कर लिया और क्या आपको और कवर करना है, ये आप मैच कर सकते हो दोनों के सिलेबस को देखकर। भैया आप यहाँ के करिकुलम के साथ प्रिपरेशन करना कैसे मैनेज किए? कुछ यूनिट्स मैंने अपना, जब आईआईटी जैम मैंने दिया था, एमएससी के एंट्रेंस होता है आईआईटी जैम, तो उस टाइम पर मैंने 4-5 यूनिट कवर कर ली थी सीएसआईआर नेट लेवल तक की लगभग, जैसे कि सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक्स भी काफ़ी हद तक। तो ये सारी यूनिट्स में मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं की जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था। मैंने जो एक्स्ट्रा किया वो इन सब यूनिट्स के लिए किया था, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब मैंने ये 4 यूनिट्स लगभग मैंने एक्स्ट्रा करी थी यहाँ पर करके। और जो मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें मैंने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी लगभग पूरे साल, इन लगभग 10 यूनिट्स की। तो भैया आपने इतना बड़ा सिलेबस है, तो हम लोग एक सेमेस्टर का पिछले सेमेस्टर का भूल जाते हैं। तो आपने इतना ज्यादा सिलेबस को कैसे रिटेन करके रखा है?
सबसे मतलब जो मेजर चीज़ है वो ये है कि जो कॉलेज का सिलेबस है और जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसको थोड़ा डिफरेंशिएटेड रखना है कि मतलब प्रिपरेशन को मेनली, कि ऐसा नहीं है कि अगर कॉलेज का कोई एग्ज़ाम है, तो 1 महीने पहले लगभग ही उसकी या रोज़ ही जो है कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी करना है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही फ़ोकस्ड होना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कॉलेज की भी पढ़ाई छोड़ देनी है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी कॉलेज की तैयारी भी हो ही रही होती है। ये लगभग हर जगह ही है। अगर कोई मतलब मैं सबसे बेसिक लेवल की बात करूँगा, अगर कोई जेईई और नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको 11th-12th के बोर्ड्स में वो फेल हो जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो जेईई नीट की तैयारी नहीं कर रहा। तो भैया रिवाइज कैसे करना है, लाइक हाँ, भूलते नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा भूलते हैं, और मतलब इन सब यूनिट्स में आपके साथ भूलने का कम होगा अगर आपने अच्छे से टेक्निक्स को मतलब चीज़ों को समझा, जैसे कि टेक्निक्स हो गई, सेल बायो, सेल सिग्नलिंग, ये एक बार आपने समझ लिया, 1-2 बार रिवाइज़ कर लिया, तो आप इतनी जल्दी नहीं भूलोगे। जब मतलब काफ़ी टाइम लगेगा आपको कोई भी इन चैप्टर्स की मेमोरी को भूलने में। लेकिन इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, और अगर मैं इसमें भी स्पेसिफिक बात करूँ तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसमें मतलब हर ऑर्गेनिज्म का अलग सिस्टम है, और आपको हर का सेपरेट सिस्टम ही याद करना पड़ेगा। मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा सीएसआईआर नेट में, तो वो फ्रॉग को सी एलिगेंस के क्वेश्चन के साथ मिक्स नहीं करने वाले हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपको हर का अलग से मेमोराइज करना पड़ेगा। तो रिवीजन की बेस्ट टेक्निक जो मैंने इन 4 यूनिट्स के लिए रखी थी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट फिजियो, कि मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कि अगर मेरे पास इकोलॉजी के सपोज करो 200 पेजेस के नोट्स हैं, तो मैं उसे 50-60 पेजेस में जो है वो कैसे कवर कर लूँ। तो भैया जैसे अगर हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं जून का सीएसआईआर, तो अभी हमारे पास कुछ महीने ही बचे हैं, तो आप हम लोग को कुछ स्ट्रैटेजी बता सकते हैं क्या कि कैसे अप्रोच करना है और कैसे सिलेबस कवर करना है? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो तुमने लास्ट वाली लाइन की सिलेबस कवरेज, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप पुराने मतलब मेरे लैब में मैं ज्वाइन हूँ, तो मेरे सीनियर्स ने भी मुझसे कहा था कि 6-7 यूनिट जो है वो प्रिपेयर करो, तो उनके टाइम की बात अलग थी, ठीक है, उनको सुनो, ऐसा नहीं कि उनके सामने मना कर देना है कि नहीं अब आप जो है वो गलत कह रहे हो। आपको अगर रियलिटी पता है तो सुनो, उसके बाद आप देखो कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी ट्रेंड यही चल रहा है कि आपको लगभग सारी यूनिट्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक आध जो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इकोलॉजी आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है, आप पढ़ते हो मतलब आपने 1 महीना पढ़ लिया और एक अक्षर भी याद नहीं हो रहा है उसका, तो फिर तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसको फिर पूरी तरीके से छोड़ दो, किसी और यूनिट को टारगेट करो। 13 में से एटलीस्ट 10 यूनिट्स को टारगेट टारगेट करो। वो आप देख लो कि आपको 3 कौन सी छोड़नी है। भैया आप हम लोग को कोई टीचर्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, मैं अपनी बात बता देता हूँ जो मैंने किया था। मैंने प्लांट फिजियो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी काफ़ी हद तक ये ज्योति मैम से पढ़ी थी। उसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नलिंग, और भी 1-2 और यूनिट है, क्योंकि 13 यूनिट्स अभी पूरी कवर नहीं हुई मैंने बोली है, तो ये सब मैंने लगभग ग्रेजुएशन के टाइम से लेकर अभी तक जो भी मेरे टीचर्स ने पढ़ाया है, मैंने यूट्यूब से जितना भी फ्री कंटेंट अवेलेबल था वो देखा, उससे लगभग मैंने कवर कर लिया था। तो जितना भी लर्निंग वाला पार्ट है, वो मुझे लगता है कि बेस्ट यही होता है कि अगर कोई सामने आके बैठ के आपको बताए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप खुद बैठ के उसको पढ़ रहे हो तो। तो भैया सीएसआईआर के लिए हम लोग को, जैसे हम लोग नीट में बहुत हम लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाता था, मॉक हुँ, टेस्ट बहुत होता था, हुँ। तो सीएसआईआर के लिए भी ऐसा ही है क्या कि हम लोग को बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, मॉक्स देना है, सेम है क्या नीट का? वही ट्रेंड है क्या? नीट में ऐसा होता था कि पीवाईक्यूज भी बच्चे करते थे, और स्टडी मटेरियल जो उनको वेरियस कोचिंग से मिलता था या असाइनमेंट्स मिलते थे वो भी करते थे। लेकिन सीएसआईआर नेट के लिए मैं कहूँगा, जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मैंने जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सीएसआईआर नेट के, मैंने वही किए हैं, और मैंने सारे किए हैं, लगभग 15 ईयर्स के मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं सीएसआईआर नेट के लिए ये सजेस्ट करूंगा स्पेसिफिकली कि आप कोई भी बुक, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, जो भी आपको बुक सही लगे, जिसमें 100% बुक कोई करेक्ट नहीं होती है, लेकिन 90-95% भी अगर आपको पीवाईक्यूज की बुक मिल रही है, जिसमें अगर आपको सोल्यूशन मिल जाए, वो सबसे बेस्ट है। डिटेल्ड सोल्यूशन अगर आपको किसी बुक में मिल जाए तो वो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसी बुक्स अब पिछले 1-1.5 साल से मिलने लगी हैं मार्केट में, तो आप देख सकते हैं उसको। बट आप किसी सब्सक्रिप्शन अगर आप लें, तो किसी भी मॉक टेस्ट में ना जाएं, क्योंकि जो भी ये सब बनाते हैं मॉक टेस्ट, ये सीएसआईआर नेट के हिसाब से नहीं बनाते। मतलब आप 3 घंटे में वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बैलेंस पेपर नहीं बना रहा है सीएसआईआर नेट। सब बच्चों को देखकर लगभग बैलेंस पेपर बना रहा है कि ये बच्चा 3 घंटे में
इतने सवाल कर ले, लेकिन कोई मॉक टेस्ट ऐसा नहीं करता है। फिर आप वो ये डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि अरे 3 घंटे में मुझसे सवाल ही नहीं हो रहे तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा, तो ये सब डाउट्स आने लग जाएंगे आप। तो सीएसआईआर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करता है क्या? CSIR प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करता है। अच्छा। मतलब अगर कोई मान ले 3 साल पहले कोई सवाल सेक्शन सी में आया, तो हो सकता है कि उसकी स्टेटमेंट्स जो है वो सेक्शन बी में इम्प्रोवाइज्ड होके आ जाएं। मतलब बड़े क्वेश्चन को आपने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, या सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको आपने सेक्शन सी के स्टेटमेंट्स में डाल दिया। 4 स्टेटमेंट आपको बनानी है सेक्शन सी में, तो आपको आपने सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन उठाया, उसकी एक स्टेटमेंट आपने सेक्शन सी में बना दी। तो इस तरीके से होता है। मेजर लेवल पर नहीं होता, बट हाँ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स। मैंने जब पेपर दिया था तो 20-30% मेरा एग्जाम जल्दी इसी वजह से हुआ था कि कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे देखते ही पता लग गए थे कि ये PYQs के अच्छा। स्टेटमेंट्स हैं, तो मैंने उनको जल्दी एनालाइज कर लिया था। तो पीवाईक्यूज तो इम्पोर्टेंट है, ये समझ गई। हम्म। लेकिन ऐसा भी है कि अलग से क्वेश्चन बैंक, मतलब खुद से क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है, ऐसे भी हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर हम लोग वन शॉट देखें और सारे सिलेबस जैसे भी कवर करना है करें और पीवाईक्यूज कर ले तो उतना इनफ होगा? वन शॉट मतलब लेक्चर सीरीज जो होती हाँ। है, मैं बिल्कुल, मैंने आज तक कभी जिंदगी में की नहीं, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। किसी भी टाइम पर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, वन शॉट सीरीज पे डिपेंड मत करो कि 3 घंटे में सिलेबस खत्म। इस तरीके के ट्रैप में मत फंसो आप, ठीक है। जितना भी टाइम ले रहे हो, मुझे पता है कि प्लांट फिजियो में मैंने 1 महीना दिया, इकोलॉजी में भी मैंने लगभग 1 महीना दिया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी 1.5 महीने के लगभग दिया। तो आप टाइम दो। अच्छा। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरी प्रिपरेशन दिसंबर वाली नहीं थी, अभी तो मैंने जून का पेपर दिया है। तो दिसंबर में मुझे पता था कि अगर मैं एग्जाम दूंगा तो शायद ना हो पाए, क्योंकि उस टाइम पर मेरी 3-4 यूनिट, जो कि मैं यही बता रहा हूँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, ये सब इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मैंने टाइम दिया, मैंने कहा कि ठीक है दिसंबर वाला अटेम्प्ट जाने देते हैं, अभी नहीं देते, जून में देंगे सिलेबस पूरा करके। तो कोई भी चीज आप कर रहे हो वो पूरी तरीके से करो। ऐसा नहीं कि जैसे अभी भी कुछ लोग होंगे जो अभी जून वाले एग्जाम से निकले होंगे, 6-7 यूनिट की प्रिपरेशन की, वो दोबारा से दिसंबर, अब उसका रिजल्ट ही इतना डिले हो गया तो कई लोगों ने तो 2-2.5 महीने बाद प्रिपरेशन शुरू की होगी। तो ऐसा मत करो कि अब मुझे दिसंबर वाला एग्जाम देना है, मत दो। अभी जून वाला अगर आपको देना है तो लगभग आपके पास 6-7 महीने हैं, तो आप सिलेबस कवरेज, PYQs, इस पर मेन फोकस करो। तो सिलेबस कवरेज ये इम्पोर्टेंट हो गया, पीवाईक्यूज। अब जैसे कि मैंने एक यूनिट, मान लीजिए मैंने प्लांट फिजियो कवर कर लिया, अब मैं दूसरे यूनिट में मूव की, तो आप जब दूसरे यूनिट में मूव करते हैं तो लास्ट यूनिट को भी रिवाइज थॉरोली हाँ करते रहते हैं? हाँ, ये कोई भी मतलब CSIR नेट में, स्पेशली जो तुमने बात करी कि प्लांट फिजियो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, और भी अगर कोई रटने की यूनिट हो देख लेना अपने हिसाब से, माइक्रोबायोलॉजी अगर कोई करना चाहता हो तो उसमें क्या है कि आपको जो आपने पहले दिन नोट्स बनाए और सेकंड डे आप नोट्स बना रहे हो, पहले दिन वालों को रिवाइज करो, तब सेकंड डे नोट्स बनाओ। थर्ड डे आप नोट्स बना रहे हो, मतलब कैसे भी, चाहे आप बुक से बना रहे हो, चाहे आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, चाहे आप यूट्यूब से कोई सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंटली उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो एक यूनिट कवर करते टाइम ही आपकी उस कॉपी की काफी बार रिवीजन हो जाएगी। फिर जब आप सेकंड यूनिट पे जाओगे तब भी उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। ऐसा मत करना कि बिल्कुल नोट्स बनाए चले जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे, फिर दूसरे यूनिट पर आ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिलेबस कवर हो रहा है, लेकिन वो सिलेबस ही कवर हो रहा है, वो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। रिवीजन बहुत रिवीजन इम्पोर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट। रिवीजन, अगर आप सिलेबस कवरेज की बात करो तो सिलेबस कवरेज कुछ भी नहीं है अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो। ओके, सिलेबस कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स। भैया पार्ट सी जो है हमारा पार्ट, हम टाइम मैनेज कैसे करें एग्जाम में, और पार्ट सी में कितना टाइम देना चाहिए? पार्ट सी में मैंने जो टाइम दिया था वो लगभग 1 hour 15 minutes के अराउंड दिया था, 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes। तो जब मैंने, मेरे लगभग 25 मिनट कंप्लीट हुए थे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ऐसे सोच के नहीं गया था कि कितना करना है, क्योंकि पहली बार एग्जाम दे रहा था। बट जब मैंने 25 मिनट मेरे कंप्लीट हुए तो मैंने ये देखा कि, और सेक्शन सी से ही मैंने स्टार्ट किया था, कि मैं सिर्फ ऐसे कुछ 15वें 16वें पर क्वेश्चन पर पहुंचा हूँ, और मुझे 75th क्वेश्चन तक पहुंचना है, यानी अभी भी 60 क्वेश्चन और देखने हैं मुझे। तो अगर मैं इस स्पीड से देखूंगा तो शायद 3 घंटे में भी मैं सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट, वो होता है ना, एक जील आ जाती है कि आपने इतनी यूनिट्स कवर की होती हैं, तो आपको लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व करके देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व करते। तो आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। अगर आपको उस टाइम पे लग रहा है कि इस क्वेश्चन की लेंथ बहुत है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन मैपिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देखो कि ठीक है आप कर सकते हो। मुझे भी पता था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को करने में मुझे 7-8 मिनट लग जाएंगे, और टाइम इतना नहीं है। लगभग अगर आप देखो तो सेक्शन सी में अगर आप लगाओगे तो आपके पास 3-3.5 मिनट ही है मैक्सिमम एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि अब ये 15वें 16वें क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन मुझे बड़ा लगेगा मैं पहले उसको मार्क कर दूंगा, देख लूंगा कि क्या मैं ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्या ये मैंने जो यूनिट कवर की है उसके बेसिस पर ही है, टॉपिक कवर किया उसके बेसिस पर ही है, मार्क कर लूंगा। मार्क फॉर रिव्यूज में एक ऑप्शन होता है,
अगर मुझे 75th क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते कोई और सवाल नहीं मिलता, मान लो मेरे 17 सवाल ही होते हैं, तो वैसे भी नहीं होना CSIR क्लियर, तो फिर तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर लो। और तो अगर लेकिन 75th क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लगभग 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। 25 अटेम्प्ट का ऑप्शन होता है उसमें, 75 में से 25 करने होते हैं, तो मैंने 25 के 25 ही किए थे। अच्छा। और उसमें से 21 सही हुए थे मेरे। तो आपको ये देखना है कि 75th क्वेश्चन तक आपको जाना है, तो आपको 1 आवर 15-20 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आप 1 आवर 30 मिनट्स ले लो, इससे ज़्यादा मत मत उसको इम्पोर्टेंस देना। मतलब इतना आप रखो अपनी एक्यूरेसी, और ये प्रैक्टिस से एक्यूरेसी बढ़ती है कि आप 1 आवर 30 मिनट्स में जो है वो एग्जाम सेक्शन सी को एटलीस्ट कवर कर लो 75 क्वेश्चन। भैया हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन ए को कितना टाइम दें और ओवरऑल कैसे टाइम मैनेज करें? तो सेक्शन सी में मैंने बताया 1 आवर 15 मिनट्स से 1 आवर 30 मिनट्स तुम ले सकते हो। उसके बाद अगर 1 आवर 30 मिनट्स भी अगर तुम सेक्शन सी में ले लेते हो, तो अभी भी तुम्हारे पास 1 आवर 30 मिनट्स के लगभग हैं। तो इसमें सेक्शन बी में तुम 45 मिनट्स के लगभग, 50 मिनट्स के लगभग दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि तुम सेक्शन ए में कितने अच्छे हो। जैसे कई लोग जेई की प्रिपरेशन किए हुए होते हैं, या मैथ्स उनके पास 11-12 में होती है, तो वो सेक्शन ए ज़्यादा फास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं ली होती 11-12 में। तो अगर जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है जिसको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, वो सेक्शन बी में 45 मिनट्स के लगभग ले, बाकी 40-45 मिनट्स वो सेक्शन ए में दे, तो लगभग टाइम बराबर हो गया। जिसका मैथ्स अच्छा है वो 1 आवर भी दे सकता है, 1 आवर 15 मिनट्स भी दे सकता है सेक्शन बी में, ताकि वो सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट ही सेक्शन ए को दे। तो मैंने 40-45 मिनट्स दिए थे सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में मैंने लगभग 40 मिनट्स दिए थे। जब मैंने आखिरी क्वेश्चन, मैं क्योंकि सेक्शन ए उल्टा स्टार्ट किया था, 15वें क्वेश्चन से मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आया था, तो जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तब स्क्रीन ऑफ हो गई थी मेरी उस टाइम पर, मतलब मैंने आंसर क्लिक किया और स्क्रीन ऑफ हो गई। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो कि आप अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप 45 मिनट्स सेक्शन बी को दो, 45 मिनट सेक्शन ए को दो। सेक्शन बी और सेक्शन ए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब सेक्शन सी बी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट भी नहीं करते या थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर लेते हो, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपका नेट जीआरएफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नेट जीआरएफ में रैंक चाहिए, तो फिर आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना पड़ेगा और अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। Thank you so much, Bhaiya, for guiding all of us. Especially, this video will be very helpful for my batch because they continuously come and ask you what to do, what not to do. And also, this video will be very helpful for all the students of DU who continuously ask me in comment section कि कैसे निकालना है CSIR और आइजर में कैसे आना है. So I must tell you that भैया भी यहाँ पे MSc में आए हैं, and to be honest, he is very good in studies. ऐसा तुम लोग मत सोचो कि हम लोग मतलब अभी तुम्हारा आइजर में नहीं हो पाया बैचलर्स में तो तुम पीछे हो या फिर तुम मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। भैया एमएससी में आए हैं और भैया पर्सनली मुझे फील होता है वो बहुत अच्छे हैं हमसे पढ़ने में। तुमने उनका सीएसआईआर का भी रैंक देखा है, सो टेक हिम एज योर मोटिवेशन। एंड भैया थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग ऑल ऑफ अस। वेलकम।